ये वाकया है मुंबई के आउटस्कर्ट्स विरार का। विरार में एक विलेज है, एक गांव है जिसका नाम है बंदरपाड़ा। और जैसा कि नाम है उससे आप समझ सकते हैं कि ये समंदर के किनारे का गांव है। और इस गांव में पिछले महीने यानी अक्टूबर के महीने में एक बहुत ही डरावनी वारदात हुई। इस घटना में किसी की मौत तो नहीं हुई, जान तो नहीं गई, लेकिन घटना अपने आप में ऐसी है जिसे सुनकर आप भी सिहर उठेंगे। ये वाकया है 5 अक्टूबर का। 5 अक्टूबर रात के तकरीबन 3 बज रहे थे और इस बंदरपाड़ा गांव में रहने वाले एक घर में एक अज्ञात शख्स तेजधार हथियार के साथ घुस आया। ये मकान एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर का है जिनका नाम है जगन्नाथ घावरी। उनकी उम्र 76 साल की है और उनकी पत्नी है 72 साल की लीला। 76 के मिस्टर घावरी हैं और उनकी वाइफ है 72 ईयर्स की लीला। और बेटी है 52 ईयर्स की 52 साल उम्र है और नाम है नेत्रा। तो ये तीनों रात को घर में थे, सो रहे थे गहरी नींद। और आपको पता है कि लेट नाइट में 3-4 बजे के आसपास नींद और ज़्यादा गहरी होती है। तो इसी समय इनके घर में कोई घुस आया और उस अनजान आदमी ने इन पर तेज धार हथियार से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। बहुत ही बर्बरतापूर्वक, बहुत ही ब्रुटलिटी के साथ बुजुर्ग दंपत्ति को और उनकी बेटी को उस अटैकर ने काटने और उनका कत्ल करने की कोशिश की। लेकिन जब माँ और पापा पर हमला हुआ तो उनकी चीख पुकार सुनकर बेटी नेत्रा जाग गई और नेत्रा ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बहुत ज़ोर से वो चिल्लाई क्योंकि सामने खूंखार हमला हो रहा था। और उस अटैकर ने फिर नेत्रा को भी टारगेट किया, इनको भी लहूलुहान किया। लेकिन नेत्रा की चीख पुकार और उसके माता पिता के करुण कंदरन ये सब सुनकर आसपास के लोग जो है वो इकट्ठा हो गए और ये जो आदमी है इसको वहाँ से फरार होना पड़ा, अटैकर को भागना पड़ा। इसी के साथ इस मामले की खबर रात को ही पुलिस को दी गई। और जो पुलिस है इस इलाके की उसका नाम है मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सा नाम है। तो मीरा भाईंदर वसई विरार की पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची और पहुँचने के बाद पुलिस ने इस मामले की छानबीन, इस मामले की जांच शुरू की। अब सवाल ये था कि इस तरह घर में घुसकर रात के 3 बजे हमला करने के पीछे मकसद क्या हो सकता था। तो मोटे तौर पर 2 बातें समझ में आती थी। एक तो ये कि किसी से बड़ी घातक और पुरानी रंजिश हो, वो गुस्से में आकर हमला कर रहा हो, मार रहा हो, या फिर कोई लूटपाट का इरादा हो। तो रंजिश वाली बात जो है वो समझ में नहीं आई क्योंकि इनकी किसी से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी कि कोई घर में घुसकर आधी रात को इस तरह से हमला करता। तो ऐसे में पुलिस को लगा कि शायद अटैकर का इरादा जो है वो लूटपाट का रहा होगा। लेकिन इससे पहले कि वो लूटपाट कर पाता, पीड़ित लोगों की चीख पुकार की वजह से उसे मौके से भागना पड़ा होगा। तो ये क्राइम जो है वो पुलिस को समझ में आया और पुलिस ने इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज करके छानबीन शुरू की। अब किसी भी मामले की जांच आजकल 2-3 तरीकों से ही होती है शुरू में, कम से कम। एक तो ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, उसमें मोबाइल फ़ोन की लोकेशन, सीसीटीवी कैमरे स्कैन करना और फिर लोकल इंटेलिजेंस जो मुखबिर होते हैं उनसे पता करना। तो पुलिस ने वो सारे तौर तरीके अपना लिए। लेकिन तकरीबन 2 से ढाई दिनों का वक्त गुजर गया लेकिन पुलिस को इस मामले में कोई खास लीड नहीं मिली। उसकी वजह यह थी कि जगन्नाथ घावरी का जो घर है, जिन पर हमला हुआ था, उनके घर के आसपास कोई ऐसा सीसीटीवी कैमरा नहीं था और घर का जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग में कोई ऐसा फोकस्ड कैमरा जो है वो लगा हुआ नहीं था। ऐसे में पुलिस ये सोच में पड़ गई कि आखिर इस केस को सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। रैंडमली कोई आदमी रात के अंधेरे में आया, उसने हमला किया और वो फरार हो गया। उस आदमी की कोई पहचान, कोई तस्वीर, और जिन लोगों पर ये हमला हुआ वो भी नहीं बता पा रहे थे क्योंकि एक तो उनकी हालत ख़राब थी और दूसरा ये कि उस अटैकर ने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस केस को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रही थी। लेकिन इस मामले की जांच विरार पुलिस के यूनिट नंबर 3 को दी गई और जो क्राइम ब्रांच है, और यूनिट नंबर 3 ने सीसीटीवी फुटेज स्कैन करने का फैसला किया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सीसीटीवी कैमरे फोकस्ड तो नहीं थे इनके घर के आसपास। फिर वो पुलिस क्या करती, पुलिस ने तय किया कि उस रेडियस में जहां से भी कोई अटैकर आया हो सकता है, दूर के सीसीटीवी कैमरों को भी पुलिस स्कैन करेगी। और इस तरह से पुलिस ने तय किया कि वो कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी, पूरी तरह से सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करेगी। और तकरीबन 100 कैमरों की सीसीटीवी फुटेज उस आसपास के इलाके में जो लगे हुए हैं,
पुलिस ने वो सारे 100 कैमरे देखे और उसके सीसीटीवी फुटेज उस सेट टाइम पीरियड में जब ये हमला हुआ था 5 और 6 तारीख की मिडनाइट को, उस समय पुलिस ने वो सारे सीसीटीवी कैमरों की स्कैनिंग की। और इस स्कैनिंग में पुलिस को एक अदद संदिग्ध तस्वीर, मिस्टीरियस फुटेज पुलिस को नजर आई। ये फुटेज क्या था? ये फुटेज था एक शख्स के पैदल ही चलकर उस गांव की तरफ जाते हुए का। और ये आदमी जो है तकरीबन 2.25 किलोमीटर पीछे, जहां पर बंदरपाड़ा गांव में ये हमला हुआ था, उससे तकरीबन 2.25 किलोमीटर पीछे ये आदमी नजर आया था। और जब ये आदमी नजर आया तब रात के तकरीबन 2:15 ही बज रहे थे और यह हमला हुआ था रात के तकरीबन 3 बजे के आसपास। तो इतने अंधेरे में एक आदमी अकेला पैदल चला जा रहा है, ये बात पुलिस को थोड़ी अजीब और अटपटी लग रही थी। और इसका जो हुलिया था, जो अपीयरेंस था, वो भी बड़ा सस्पिशियस था क्योंकि इसने हुडी पहन रखी थी। अब आप कहेंगे कि हुडी में ऐसी क्या बात है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि क्राइम के बहुत से मामलों में क्रिमिनल्स जो है वो हुडी पहनते हैं। और हुडी इसलिए पहनते हैं क्योंकि हुडी से आपका जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता। बॉडी लैंग्वेज को भी थोड़ा सा चीट करने में सुविधा हो जाती है। फिर आधा तो आपका सामने का पोर्शन ढका हुआ होता है, फिर चेहरे पर अगर आपने मास्क लगा लिया तो मतलब चेहरा भी बिल्कुल नज़र नहीं आता है। तो इस आदमी ने हुडी पहन रखी थी और ये तकरीबन 45 मिनट पहले, मौका वारदात में जब ये घटना हुई थी उससे तकरीबन 45 मिनट पहले, तकरीबन 2.25 किलोमीटर पीछे ये नज़र आया था पैदल चलता हुआ और गाँव की तरफ बढ़ता हुआ। उस एक सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने देखा और पुलिस को वो सस्पिशियस लगा, तो पुलिस ने उस आदमी के बारे में पता करना शुरू किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेहरा वगैरह क्लियरली विजिबल तो था नहीं फुटेज में भी, तो पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को आसपास के लोगों को दिखाना शुरू किया और पूछना शुरू किया कि भाई ये देखकर बताओ ये आदमी कौन हो सकता है और उसकी चाल ढाल से अगर कोई पहचान पाए। तो इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली। ये जो आदमी है उसकी पहचान जल्द ही पुलिस के सामने क्लियर हो गई। इस आदमी का नाम है दीपक नाइक और उम्र है 28 साल। दीपक नाइक पहले महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स में काम करता था, लेकिन उसने वो नौकरी छोड़ दी और छोड़ने के बाद इन दिनों वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में गार्ड का काम किया करता था। और ये दीपक जो है कहीं और का नहीं बल्कि उसी बंदरपाड़ा गांव का रहने वाला था। तो लोग जो भी पुलिस के मुखबिर थे वो इस फुटेज को देखकर पुलिस को बता रहे थे कि ये तस्वीर जो है वो दीपक की ही लग रही है और ये दीपक ही होगा। अब पुलिस ने इस पर हाथ डालने से पहले, इसे गिरफ्तार करने से पहले बहुत खामोशी से इस मामले को थोड़ा और एक्सप्लोर करने का फैसला किया। पुलिस ने पता लगाया कि भाई ये आदमी अगर कहीं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एज अ गार्ड काम करता है तो फिर ये कब ड्यूटी जाता है, ड्यूटी से कब लौटता है, जिस रात को ये घटना हुई थी उस रात को ये कहाँ था, पुलिस ये सारी चीज़ें पता कर रही थी। तो पुलिस को इस कोशिश में ये पता चला कि ये जहाँ काम करता है वो इसके घर से काफ़ी दूर है, चर्च गेट या उससे भी दूर का इलाका है जहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करता है। और इत्तेफाक देखिए, बल्कि सच्चाई भी कहिए, सिर्फ इत्तेफाक नहीं कहेंगे, 4 और 5 और 6 का जो मिडनाइट है उस दिन इसने अपने घर वालों को ये बताया था कि उसकी डबल शिफ्ट है, ड्यूटी लंबी है और इसीलिए वो सुबह ही घर आएगा, मतलब 6 तारीख की सुबह को ही घर लौटेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास थी और पुलिस ने देखा कि एग्जैक्टली उसी रात को ये घटना भी हुई है और दीपक नाइक पहले से शक के घेरे में था। इतनी सारी बातें पुलिस को दीपक के बारे में पता चल चुकी थी और पुलिस को लगने लगा कि इस आदमी को पकड़ना इस मामले की तह तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनली पुलिस ने दीपक को पकड़ा और उससे पूछताछ की। शुरू में तो वो झूठ बोलता रहा, लेकिन बाद में उसने कबूल कर लिया कि अपने ही गांव के 3 लोगों पर उसने घातक हमला किया था और उसका इरादा सिर्फ और सिर्फ लूटपाट करने का था। पुलिस ने पूछा कि भाई क्यों लूटपाट करना है, तुम तो अच्छी खासी नौकरी करते हो, प्राइवेट सिक्योरिटी का तुम्हारा काम भी है और तुम्हें ठीक ठाक सैलरी भी मिलती है। तो उसने कहा कि हाँ साहब, सैलरी तो मिलती है। वो हर महीने 40,000 रुपये की पगार लेता था जहाँ काम करता था वहाँ से, लेकिन उसे एक बुरी लत थी और वो बुरी लत थी ऑनलाइन गेमिंग की, सट्टेबाजी की और जुएबाजी की। और उस लत में वो 20 लाख रुपए हार चुका था। तो अपने इसी घाटे के बजट को कंट्रोल में करने के लिए और इजी मनी हासिल करने के लिए उसने इस अटैक की और लूटपाट की प्लानिंग की थी। उसे ये पता था कि ये जो रिटायर्ड नेवी के ऑफिसर हैं ये काफ़ी वेल ऑफ हैं, इनकी फैमिली पैसा है और इनका बेटा जो है वो गांव में नहीं बल्कि शहर में कहीं रहता है। घर में 2 बुजुर्ग लोग रहते हैं, यानी हस्बैंड वाइफ दंपत्ति और उनकी बेटी। तो इन लोगों को काबू करना, इन्हें घायल करके लूटपाट करना उसे लगा कि मेरे लिए आसान काम होगा। और
इसी इरादे से उसने इस परिवार को टारगेट किया था। उसे ये भी जानकारी थी, चूंकि वो उसी गांव का था, उसे ये भी जानकारी थी कि घावरी परिवार ने फिशिंग से भी काफ़ी पैसे कमाए हैं, मतलब इनका मछली पालन का भी कारोबार है, बिजनेस है। तो वो ये एज्यूम कर रहा था कि घर में सोना और दूसरी कीमती चीज़ें होंगी जिसे वो लूट पाएगा। लेकिन लूटपाट से पहले उसने इन लोगों को हमला इन पर किया और इनको काबू करने की कोशिश की, लेकिन उसका वो मूव जो है वो गलत साबित हुआ, क्योंकि हमले में चोट और ज़ख्मी हालत में वो लोग चीखने चिल्लाने लगे, जिसकी वजह से ये घबरा गया दीपक नाइक, और फिर इसे भागना पड़ा और लूटपाट की वो कोशिश जो है वो फेल हो गई। अब सवाल यह है कि पुलिस इसको ट्रैक क्यों नहीं कर पा रही थी, सीसीटीवी फुटेज या सर्विलांस जो सीसीटीवी के अलावा जो मोबाइल फ़ोन का होता है उसके ज़रिए क्यों ट्रैक नहीं कर पा रही थी। तो सीसीटीवी के बारे में तो मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली जिस जगह पर इंसिडेंट हुई थी वहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज था नहीं। ये दूर में जो केले के खेत है वहाँ पर यह आधी रात को पैदल चलता हुआ दिख रहा था। अब पुलिस के लिए ये शक पैदा करने वाली बात थी कि एक आदमी इतनी देर रात को 2:15 बजे अकेला पैदल केले के खेतों के बीच से क्यों गुजर रहा है। सीसीटीवी कैमरे में वो एक तस्वीर कैद हुई थी जिससे पुलिस को पहली लीड मिली। मोबाइल फ़ोन की जहाँ तक बात है तो पुलिस को इसको पकड़ने में इसलिए दिक्कत हो रही थी क्योंकि इसने जो है वो नॉर्मल रूट वापसी में पैदल जाने के वक्त नहीं लिया था। ये इस गांव से निकलने के बाद जो नज़दीक का समंदर का इलाका है वहाँ गया, और चूंकि ये महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स में पहले रहा था, इसकी ट्रेनिंग ठीक ठाक है, ये समंदर के पानी में कूद गया था। और कूदने के बाद ये तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक इसने आधी रात को इसने तैराकी की, और तैरते हुए ये समंदर से आगे बढ़ा और आगे जाकर ये एक दूसरी जगह पर निकला, जो एक दूसरा बीच है जिसका नाम है अरनाला बीच। तो यहाँ तक का जो पूरा रूट है उसको पुलिस ट्रैक नहीं कर पा रही थी क्योंकि इसका मोबाइल फ़ोन भी ऑफ हो गया था, और उसके बाद फिर मोबाइल फ़ोन कहाँ जाकर ऑन हुआ नहीं हुआ ये पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये तो समंदर के पानी में कूद गया था। और इसके बाद जो इसकी हुडी थी जिसको इसने पहनकर ये लूटपाट के लिए गया था, इसने उसी हुडी को बीच समंदर में जो है वो डिस्पोज ऑफ भी कर दिया था, फेंक दिया था। तो पुलिस से बचने के लिए इसने हर तरह का जुगाड़ किया, दिमाग लगाया, लेकिन वो एक सीसीटीवी फुटेज जो घर से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर वो सीसीटीवी फुटेज कैद हुई थी, उसी सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसे बेवकूफ़ लोग और ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोग जो है वो कितने खतरनाक होते हैं और कितनी बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं, ये इस घटना को सुनकर और देखकर समझा जा सकता है। इसे पैसों की ज़रूरत थी और इसने पैसे के लिए लूटपाट और चोरी का रास्ता चुना और लोगों पर ख़तरनाक तरीके से जानलेवा हमला किया। अब पकड़ा गया है, लेकिन जिन लोगों पर यह हमला हुआ वो लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने नॉर्मल लाइफ को रिज्यूम करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको चोटें आई थी और इस एज में 76 साल 72 साल 76 72 आप समझिए कि रिकवर करना कितना मुश्किल होता होगा। तो खैर ये थी पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।